Hello students, hope you all are fine. Welcome to the channel Social Science with दीपांकर। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं आपके हिस्ट्री चैप्टर से लिया गया है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें जो टॉपिक आज लिया है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, और इसका एक कंपैरेटिव स्टडी हम करने जा रहे हैं कि किस तरह से दोनों कंट्रीज में, हालांकि यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो फोर्सेस रही हैं, एक तरफ जर्मनी में लिबरल नेशनलिस्ट फोर्सेस ने भी कोशिश की जर्मनी को यूनिफाई करने की। फिर इटली में भी ज्यूसेपी मज़ीनी, जो कि एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, और इटालियन रिवोल्यूशनरी ने भी अपने दो सीक्रेट सोसाइटीज़ भी बनाए और किस तरह से उन्होंने भी कोशिश की थी, राइट। लेकिन दोनों ही कंट्रीज़ में जो लिबरल नेशनलिस्ट फोर्सेस है और रिवोल्यूशनरी फोर्सेस है, उनकी फेलियर के बाद वहाँ के जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, वहाँ की जो मोनार्किकल गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने बाद में ये जिम्मेदारी ली कि हम देश को अब यूनिफाई करेंगे, यानी कि जर्मनी में भी यूनिफिकेशन किया गया और फिर इटली में भी जो यूनिफिकेशन किया गया उसकी जिम्मेदारी या उसको मूवमेंट को लीड करने का काम बाद में वहाँ की कंजर्वेटिव फोर्सेस ने किया, राइट। तो इसमें मैं आपको डिटेल में कंपैरेटिव स्टडी करके बता रहा हूँ कि कैसे क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के इसमें। हालांकि दोनों जगह ही कंजर्वेटिव फोर्सेस ने बाद में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली यूनिफिकेशन की, और जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ। यूनिफिकेशन आप ये समझे कि जो देश आज हमें नेशन स्टेट दिखाई दे रहे हैं वो शुरू से ही ऐसे थे, ऐसा नहीं है। नेशन स्टेट से पहले दे वर डिवाइडेड इनटू मल्टी डायनेस्टिक प्रिंसिपैलिटीज, राइट, जो मल्टी डायनेस्टिक प्रिंसिपैलिटीज में बटे हुए थे। तो बाद में वहाँ पर जो प्रोसेसेस रही हैं यूनिफिकेशन की प्रोसेसेस, और जो भी फैक्टर्स, जो भी इंडिविजुअल्स ने इसमें रोल प्ले किया है, उसके बारे में हम इसमें एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि किस तरह से यूनिफिकेशन के काम को यहाँ पर फाइनली एक अंजाम तक पहुँचाया और यूनिफिकेशन का काम कंप्लीट किया गया। जर्मनी दैट वाज डिवाइडेड इनटू 39 स्टेट्स एंड इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। तो मल्टी डायनेस्टिक प्रिंसिपैलिटीज में बटे हुए थे ये, राइट। अलग अलग रूलर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे। जर्मनी के इधर जो है प्रूशियन जो रूलर्स थे उनका बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिलता है। और वहीं इटली की अगर हम बात करें तो इटली छोटे से एक कंट्री है और उसमें 7 स्टेट्स में बटा हुआ है, और जो नॉर्थ जो था वो रूल किया जा रहा था हैब्सबर्ग एम्पायर द्वारा, और सेंटर में रूल कर रहे थे पोप, और साउथ में जो रूल कर रहे थे वो स्पेनिश जो है बर्बन डायनेस्टी के रूलर्स वहां पर रूल कर रहे थे। सिर्फ सार्डिनिया पिडमोंट ही एक ऐसा रीजन है जहां पर इटालियन प्रिंसली हाउस, जो वहां के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे इटालियन प्रिंसली हाउस, वो रूल कर रहे थे सार्डिनिया पिडमोंट, और जिनके किंग थे विक्टर इमैनुअल II। ओके, अब यहाँ बात करते हैं इधर जो की रोल निभाया यूनिफिकेशन में, राइट, वो प्रूशिया ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभाया। और इधर की रोल किसने निभाया? सार्डिनिया पिडमोंट रीजन, जो प्रिंसली हाउस, इटालियन प्रिंसली हाउस विक्टर इमैनुअल II, आफ्टर द फेलियर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट फोर्सेस देयर इन जर्मनी, बिकॉज एक कोशिश फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट द्वारा भी की गई। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो 831 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने जब फ्रेडरिक विलियम IV को ऑफर किया कि आप जो है अभी रूल करेंगे अंडर द पार्लियामेंट, अंडर द पावर्स ऑफ द किंग विल बी सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, बट फ्रेडरिक विलियम IV रिफ्यूज्ड, ही डिड नॉट एक्सेप्ट द टर्म्स। ओके, और ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की जो मीटिंग बुलाई गई थी वो सेंट पॉल के चर्च में बुलाई गई थी, राइट। जब राजा को ये ऑफर दिया गया कि नहीं, आप अभी जो है आपके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए, आपके पावर जो है वो लिमिटेड किए जाने चाहिए, आपको पार्लियामेंट के तहत रहकर काम करना पड़ेगा, योर पावर्स विल बी सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। ओके, तो ये बात किंग को नागवार गुजरी, किंग को अच्छा नहीं लगा, और किंग ने जो है अपने मिलिट्री फोर्सेस के साथ और बाकी मोनार्किकल फोर्सेस के साथ मिलकर उन्होंने जो है पार्लियामेंट्री जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी उसको डिसबैंड किया। और इधर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की जो सोशल बेसिस थी वो भी कमजोर हुई। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के सोशल बेसिस कमजोर होने का रीजन क्या था? जो इसमें लोग थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो मिडिल क्लास एजुकेटेड वर्ग के लोग थे, राइट। और उन्होंने अक्सर अपनी डिमांड को ही ज्यादा तवज्जो दी, बजाय जो
पुअर वर्किंग क्लास के लोग थे या जो पुअर बैकग्राउंड से लोग आते थे, जो लेस प्रॉस्परस सोसाइटी से लोग आते थे, उनकी डिमांड्स को उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, जिसकी वजह से भी जो है कहीं ना कहीं उनका जो सोशल बेसिस था, जो सपोर्ट था, वो कम हुआ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। और वही जो जब फ्रेडरिक विलियम फोर को ये ऑफर किया गया कि नहीं, आपको यू हैव टू वर्क अंडर दी, यू हैव टू रिमेन सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, then he refused it and he brought the forces also, and the Frankfurt Parliament was finally disbanded. Okay, तो हम ये नहीं कहेंगे कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे भी की गई। बाद में वहाँ के किंग को भी ये रियलाइज हुआ कि हमें कुछ ना कुछ तो लोगों की इस बात को तो माननी ही पड़ेगी, वी हैव टू कंसीड टू द डिमांड्स ऑफ पीपल, कि ये जो ग्रोइंग डिमांड थी कि यूनिफिकेशन को लेकर, इसको कहीं ना कहीं हमें अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम लेते हैं तो डेफिनेटली विल बी मेकिंग अ प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, राइट। क्योंकि किंग्स जो मोनार्किकल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को लेकर एक अनपॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ रही थी, तो ऐसे में उनको भी लग रहा था कि हम कुछ लोगों को दें। तो इसमें जो पहली डिमांड जो थी, जो उन्होंने देखा कि यूनिफिकेशन करके भी हम इसमें लोगों की डिमांड्स को पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ के चीफ आर्किटेक्ट हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया अटेम्प्ट बाय फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट दैट कुड नॉट बी सक्सेसफुल दो, एंड ऑटो वॉन बिस्मार्क he led 3 wars over 7 years, right, with Austria, Denmark and France, and eventually it resulted in the victory of Prussia. And later in January 1871, Prussian King William I was proclaimed the king of United Germany. The unification of Germany was 71 में। इधर आप देखेंगे कि जो लीडर्स थे यहाँ पे, अगर हम जर्मनी की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने भी कोशिश की थी यूनिफिकेशन की, जो फेल हुई। फिर बाद में वहाँ के जो प्रूशियन किंग हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली यूनिफिकेशन करने की। और इसमें आप ये देखेंगे किस तरह से जो इटालियन रिवोल्यूशनरी जिउसेपी मैज़िनी ने यहाँ पर 2 सीक्रेट सोसाइटीज भी बनाए, यंग इटली इन यूरोप एंड यंग इटली इन मर्सिलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न। ओके, तो ये जो 2 सीक्रेट सोसाइटीज उन्होंने बनाए वो इसी पर्पस के लिए बनाए कि यूनिफिकेशन के लिए। लेकिन आफ्टर द फेलियर ऑफ द रिवोल्यूशनरी फोर्सेस बोथ इन 1831 एंड 1848, finally the responsibility of unifying Italy came on the Victor Emmanuel to the ruler of Sardinia Piedmont region। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में यूनिफिकेशन की इटली की किसके कंधों पर आई? विक्टर इमानुएल II के कंधों पर आई, जो कि एम्परर थे कहाँ के? सार्डिनिया पिडमोंट के किंग थे। ओके, और इसमें रोल हम देखते हैं चीफ मिनिस्टर केवर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। केवर ने बहुत ही सूझबूझ से डिप्लोमेटिक सूझबूझ से उन्होंने, और जो वॉर्स लड़े गए थे, और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराकर, बाद में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया गया 1859 में, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया। और ज्यूसेपी गैरिबल्डी, जिनके ये इंपॉर्टेंट नेम हमें मेंशन करना होगा कि इटली में किस तरह से यूनिफिकेशन में इन्होंने भी अपना रोल निभाया, ठीक है। और जो हम बात कर रहे हैं कि केवर जो है, he defeated the Austrian forces in 1859, and in 1861 Victor Emmanuel II proclaimed king of United Italy। इस तरीके से in both the countries, right, which were earlier the multi-dynastic principalities, they became nation states through the efforts by the conservative forces, right? Earlier, though, the efforts were made by the liberal nationalist forces also there in Germany, and efforts were made by revolutionary forces also there in Italy, right? So in both the countries, these forces, the liberal nationalist forces and the revolutionary forces, failed in reaching their goal. And then the kings over there, right, the conservative forces over there, they took up the responsibility of unifying the countries, okay, and eventually they've been able to unify the country through wars. Okay, so these are the if we talk about the comparison, these are the comparison that I've just listed out. But in both the countries, we see the
conservative forces played a very pivotal role in the unification of their country. And nonetheless, we should not forget the role played by the liberal nationalist forces as well as the revolutionary forces. So this is it from me now. We'll discuss another important topic from the same chapter. I hope the points are very clear to you. You can note them down also, what has been written over there. And if you like the video, please do like and share it among your friends also. And in the end, thank you so much. Have a nice time. Bye-bye.